वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अनुभव सप्रा शो। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो मेरे बहुत ही करीब है। मैंने अपने यूट्यूब की जर्नी की शुरुआत उड़ीसा से की थी 2018 में। अप्रैल 2018 में फर्स्ट टाइम मैं जब अपने फूड डॉक्यूमेंटेशन के लिए गया था तो उड़ीसा गया था और 4 शहरों में गया था, भुवनेश्वर, कटक, पुरी और बरहमपुर। और बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा और उसके बाद से फिर वो जो जर्नी शुरू हुई आज वो कंटिन्यूअस चल रही है। और लगभग अभी तक हम लोग ने 24 स्टेट्स में फूड एक्सप्लोर किया, लेकिन शुरुआत में लगता है कहीं ना कहीं वो जो कहते हैं ना, जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद रहा और वो जर्नी कंटिन्यू आज तक चलती आ रही है। और हमारे साथ आज एक स्पेशल मेहमान है जिनका नाम है श्वेता बिस्वाल, और जो कि एक फूड रिसर्चर है, जिनसे हम लोग बात करने वाले हैं उड़ीसा के फूड कल्चर के बारे में। तो वेलकम मैम टू द शो। थैंक यू अनुभव जी। ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आपकी जर्नी उड़ीसा से शुरू हुई थी। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि आई एम श्वेता। आई वाज बोर्न इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, Rourkela. There's a place called Rourkela. I was born there, so I finished my studies, and then I moved to Hyderabad. uh, I went there to work as a IT professional. So वहां से ही मुझे पहली बार एहसास हुआ कि घर के खाने का इम्पोर्टेंस क्या होता है। Then I started missing घर का खाना, and then I started learning cooking on my own. तब पहले जाते थे किचन में, शौक से कुछ बना लेते थे, लेकिन इसके बाद लगा कि नहीं, अबे सब कुछ सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे सब कुछ सीखना पड़ेगा। और जब मेरी शादी हुई तब तो ये जर्नी एकदम से रॉकेट बन गई क्योंकि मुझे बहुत डिफरेंट कल्चर में जाना पड़ा। वेस्टर्न उड़ीसा और कोस्टल उड़ीसा में काफी डिफरेंस है उसके खाने में। ये डिफरेंस मुझे पहले इतना अंदाजा नहीं था। थोड़ा बहुत ऐसा लगता था कभी कि हाँ थोड़ा डिफरेंट है, बट जैसे आप शादी करते हो, ससुराल जाते हो, तो आपको समझ में आता है कि यार ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। वहाँ पे बोलते हैं ना स्टीप लर्निंग कर्व, मुझे वहां पे एक एनकाउंटर करना पड़ा स्टीप लर्निंग कर्व। वहां पे मेरे खाने में इंटरेस्ट और भी बढ़ गया, और देन आई स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग माय रेसिपीज। आई स्पेंट अ लॉट ऑफ इयर्स आउटसाइड, फिर वापस मैं अभी भुवनेश्वर में हूँ। आई एम वर्किंग इन माय हस्बैंड्स टेक स्टार्टअप, और फूड की जर्नी कंटिन्यू कर रही है। तो मैम, आपकी जो इंस्टाग्राम अगर कोई देखना चाहे, उड़ीसा ऑन अ प्लेट, यस। ये इस नाम से है। और लेकिन अगर आप इंस्टा पे ढूंढेंगे तो आप श्वेता बिस्वाल से ढूंढ सकते हैं, जो भी हाँ। ढूंढना चाहें। और पिक्चर्स देखें, मतलब इतनी खूबसूरत पिक्चर्स हैं, सभी की सभी इतने कलरफुल हैं। और कितने मतलब बहुत अच्छे से प्लेटिंग करके, जो हम लोग कहते हैं फूड स्टाइलिंग, जो मेरी समझ है थोड़ी बहुत, मतलब बहुत ही खूबसूरती से आपने पिक्चर्स लिए हैं। तो आपका फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट है? जब मैंने पहली बार डॉक्यूमेंट करना शुरू किया था अपना रेसिपीज, मैंने अपना एक ब्लॉग स्टार्ट किया था। 2010 की बात है, oriarasoi.com। तब मैं बहुत नॉर्मल फोटोज लेती थी, बिल्कुल नॉर्मल से फोटोज। तब धीरे धीरे जैसे मेरा खाने में इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो मुझे समझ में आया कि खाना सिर्फ बनाना जरूरी नहीं है अच्छी तरह से। वो तो जरूरी है क्योंकि तभी आप किसी को बताना चाहते हैं तो उसको अच्छे से बताना पड़ेगा कि खाना कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय रेसिपी आपको देनी पड़ेगी। पर जब आप पिक्चर, एक बहुत अच्छी फोटो खींचते हो, तो इंसान की मतलब नजर वहीं पे टिक जाती है। हम बोलते हैं ना, हम आंखों से भी खाते हैं। सो जी। वो चीज जब मुझे समझ में आई, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय फोटोग्राफी। ये बात मुझे थोड़ी लेट समझ में आई, बट जब समझ में आई, देन आई स्टार्टेड वर्किंग रियली हार्ड ऑन माय फोटोग्राफी। और अभी जब मैं फोटोज लेती हूँ तो मैं खाने को देख के ये सोचती हूँ कि अगर मेरे सामने ये खाना रहना चाहिए तो ये कैसा दिखना चाहिए, ताकि मेरे खाने का मन करे। That is how my photography has improved. वाह। अगर उड़ीसा के खाने की बात की जाए तो क्या बेसिक, अगर फ्लेवर प्रोफाइल की बात करें, क्या है बेसिक, बेसिक्स क्या है उड़िया कुजीन के? और ये क्यूजीन का बेसिक अगर मैं मतलब किसी को बताना चाहूँ तो इट इज फ्रेश इंग्रेडिएंट्स एंड मिनिमल स्पाइसेस। हमारे यहाँ स्पाइसेस का यूज बहुत मिनिमम होता है, और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे खाने में। फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, सीजनल इंग्रेडिएंट्स। और ऐसा होता है कि हमारे यहाँ मतलब एक कल्चर है कि हम लोग रोज सवेरे एक झोला लेके मार्केट पहुंच जाते हैं ताजी सब्जियां खरीदने के लिए। दैट इज द रीजन व्हाई उड़िया लोग खाने बहुत बड़े फूडीज हैं। तो उनको फ्रेश खाना चाहिए, हर दिन हर दिन फ्रेश ताजी सब्जियां चाहिए। मछली भी फ्रेश लेकर आएंगे, मटन भी फ्रेश लेके आएंगे।
तो वो चीज बहुत झलकता है उड़िया फूड में, क्योंकि हम लोग स्पाइसेस ज्यादा यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल खाना फ्रेश रहता है, बहुत मिनिमम स्पाइसेस से बनाना होता है खाना। दैट इज द थिंग। बहुत, और सीजनल इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। मैम जैसे आपने बताया कि आप वेस्टर्न उड़ीसा से हैं और ईस्टर्न उड़ीसा, इन दोनों का फूड कल्चर बिल्कुल ही अलग है या सिमिलरिटीज हैं खाने में? जैसे मैं अगर कोस्टल उड़ीसा की बात करूँ तो वहाँ का खाना आपको थोड़ा सा स्वीट लगेगा, नारियल की बहुत ज्यादा यूसेज रहती है वहाँ के खाने में, और थोड़ा रिलेटिवली थोड़ा रिचर एज कम्पेयर टू वेस्टर्न उड़ीसा। वेस्टर्न उड़ीसा क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट प्रोड्यूस आता है, जैसे बैम्बू शूट्स हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम्स हो गया, डिफरेंट टाइप के जंगली जो वेजिटेबल्स और साग मिलते हैं वहाँ पे, तो उनका यूसेज बहुत ज्यादा रहता है, और स्लाइटली खट्टा प्रोफाइल रहता है खाने का। टेस्ट जो आप करेंगे थोड़ा खट्टा रहता है कंपेयर टू द कोस्टल पार्ट। आपने ज्योग्राफी की बात की, ऐसे उड़ीसा में अलग अलग कम्युनिटीज भी होंगे, हाँ, उनका भी अलग अलग खान पान होगा, उनका भी फूड कल्चर बिल्कुल अलग होगा? हाँ सेम, अगर आप सेम जगह मतलब किसी सेम लोकेशन पे जाते हैं तो कास्ट के हिसाब से भी खाने में डिफरेंस आ जाता है। तो ब्राह्मण लोग का खाना और जैसे कि जो कोई लोअर कास्ट है उनके खाने में भी डिफरेंस आता है। जैसे सुखुआ लोग बोलते हैं, बहुत ज्यादातर ब्राह्मण लोग नहीं खाते हैं, बट लोअर कास्ट लोग सुखुआ खाते हैं। बट ये ऐसा नहीं है कि ये चीज हर जगह वैलिड है, लोग खाते हैं, बट कई कुछ कुछ कम्युनिटीज में नहीं खाते हैं, और कुछ स्पेसिफिक वेजिटेबल्स का यूसेज हो जाता है। अभी सेम डिश भी रहता है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है डिफरेंट कम्युनिटीज में। जैसे कांजी एक डिश हुआ हमारा, जो कि आपको उड़ीसा में ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएगा। तो कांजी को कहीं पे आम्बिल भी बोलते हैं, कहीं पे लेथा भी बोलते हैं, और इसमें जो यूसेज होता है, ये एक खट्टा डिश रहता है, आम्बिल सूपी सूप जैसा खट्टा वाला डिश रहता है। तो जैसे हमारे यहाँ बनता है तो उसमें थोड़ा सा मीठा डलता है। जैसे बन गया बारीपदा में, वहां पे वो लोग फर्मेंटेड राइस वाटर लेके बनाते हैं, तो रानी यूज करके बनाते हैं, तो उसका टेस्ट अलग आता है और वो पूरा खट्टा ही रहता है। कोस्टल पार्ट में वहां पे थोड़ी सी दही डाल देते हैं कुछ लोग, तो उसका फ्लेवर चेंज होता है। और कभी साउथ में जाओ तो उसमें पत्ते भी डाल देते हैं, जैसे गोंगरा लीव्स डाल दिया उसमें, तो उसका बिल्कुल वही सेम डिश है, बट हर जगह स्टेट में उसका जो फ्लेवर चेंज होता रहता है। तो होता है कि जो रीजनल अवेलेबिलिटी होती है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट बिल्कुल कर लेते हैं बिल्कुल, डिश हाँ। को। हाँ, सिंपल डिश है बट रीजनल है और सीजनल भी है, क्योंकि इसमें जो सब्जियां डलती है वो सीजनली चेंज होती रहती है, तो उसके हिसाब से भी इसी डिश का फ्लेवर चेंज होता रहता है। मैम अगर एक ओडिया थाली की बात करें, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं भुवनेश्वर में शायद ओडिया होटल था, वहां पे गया था मैं। सब उड़ीसा में भुवनेश्वर में उड़ीसा ओडिया होटल, होटल का नाम ही शायद ओडिया होटल था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। उन्होंने बहुत बड़ी एक कांसे की थाली में बहुत सारी डिशेस खिलाई थी। अब तो मुझे याद नहीं है क्योंकि 3-4 साल हो गए, लेकिन एक डिश मुझे याद है, एक तो पखोला पखोला था, और जिसको बड़ी के साथ खाते हैं, और फिश थी, और भी कई सारी चीजें थी थाली में। तो एक अगर कोई आउटसाइडर हो, मतलब आउटसाइडर सेंस की जो उड़ीसा स्टेट से ना हो, जैसे मैं हूँ, अगर आप मुझे एक उड़ीसा थाली में इंट्रोडक्शन देना चाहें कि ये चीजें मस्ट हैं एक उड़िया थाली में, अगर मतलब जैसे आपके इंस्टा हैंडल का नाम ही है उड़ीसा ऑन अ प्लेट, तो एक उड़ीसा के प्लेट में आप क्या क्या चीजें देखना चाहेंगे? एक आइडियल प्लेट कैसी होनी चाहिए? एक आइडियल उड़िया थाली बहुत ज्यादा एलाबोरेट नहीं होता है, बट बहुत बैलेंस्ड भी होता है एक सेम टाइम पे। जैसे देयर विल बी दाल राइस, एक साग होगा, जो साग आपका सीजनली जो अवेलेबल है वो साग होगा, एक भजा होगा, भजा इज स्टर फ्राइड वेजिटेबल होगा, या फिर पैन फ्राइड होगा। कभी कभी हम राइस पेस्ट दे के भी बनाते हैं वो भजा को। वो एक सिंपल सा डिश है, बट वो रहता ही है, हर हर थाली में रहता ही है। देयर विल बी अ तरकारी और करी, करी जो रहता है वो कुछ भी डिपेंड करता है, वो भी सीजनली चेंज होता रहता है। वो एक करी रहेगा, एक खट्टा रहेगा, हम्म, क्योंकि हम लोग को खट्टा बहुत पसंद है। जैसे कि मैं बात करूँ कि अगर वेस्टर्न उड़ीसा पे आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल खट्टा वाला मिलेगा, अगर आप कोस्टल साइड में जाएंगे तो आपको खट्टा मीठा सा कुछ मिलेगा, हम्म, और कुछ कड़वा भी रह सकता है। कड़वा जो रहता है वो डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग रोज कड़वा नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ वो मतलब चलन नहीं कि रोज कड़वा खाना है, तो किसी किसी दिन हम लोग थोड़ा कड़वा खाते हैं, जैसे नीम हो गया, करेला हो गया, और एक साग मिलता है पिता साग बोल के, वो भी कड़वा होता है, तो कुछ कड़वा सा भी रहेगा, तो वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगा हमारा खाना। हम्म। और ये भी डिपेंड करता होगा कौन सी जगह की
मतलब जैसे अलग अलग रीजन्स हैं, तो कौन से रीजन में खाना खा रहे हैं, कौन से रीजन की वो थाली है? जैसे आपने बताया कि हाँ कोस्टल रीजन की है या फिर इधर आपके वेस्टर्न रीजन की है, तो वो भी ये डिपेंड जो करे। चीजें हैं मतलब ये हर रीजन में आपको मिल जाएगा। दाल चावल सब, एक साग, एक भाजी, एक हम्म, तरकारी और एक खट्टा, ऑलमोस्ट हर जगह में आपको मिलेगा। हाँ, अगर समर सीजन हुआ तो वो दाल चावल नहीं होगा, आपको पखाड़ो मिल जाएगा। हम्म, और पखाड़ो के साथ जो देते हैं वो बड़ी रहता है, थोड़ा कुछ अलग अलग टाइप का भाजी रहता है। हम्म, अम, छोटा वाला जो फिश रहता है उसका फ्राई वो रहता है, चूना माछा भजा वो रहेगा। उस तरह की डिशेस रहती है। बट वो जो दाल चावल भजा खट्टा तरकारी वो और सागो जो चीज है ना वो हमेशा रहता है, वो ऑलमोस्ट हमेशा हर जगह वो चीज रहता है। अलग तरीके से पकाते हैं थोड़ा इसीलिए, और उसका टेस्ट अलग आता है हर रीजन में। तो जो लोग समझना चाहें, तरकारी मतलब वेजिटेबल्स, सब्जियां। हाँ, तरकारी नॉर्मली वेजिटेबल्स होता है, बट हमारे यहाँ नारियल का भी तरकारी बनता है, उसको हम लोग नड़िया बरा तरकारी बोलते हैं, बहुत ही डिलीशियस होता है। नारियल को चावल या फिर दाल के साथ उसकी छोटी छोटी बड़ियां बना देते हैं हम लोग, मतलब तवे पे फ्राई करके, टिक्की टाइप, नॉट बड़ी, टिक्की जैसी उसकी सब्जी बनती है, तो बहुत रिच रहता है, बहुत टेस्टी रहता है। तो उसके जैसा छेना का भी बनता है, छेना तरकारी बनता है। तो तरकारी कुछ ग्रेवी वाला होता है। हम्म, अच्छा मैम, कौन से लोकल स्पाइसेस हैं जो इंट्रिंसिक हैं उड़ीसा फूड के या उड़िया कुजीन के? हाँ, आपको अगर उड़ीसा में लोकल स्पाइस ढूंढना है तो आपको हार्डली कुछ मतलब जो डिफरेंट मिलेगा। आपको जो मस्टर्ड सीड्स है, सूखी मिर्ची है, जीरा है, ये सारे, और पंचफोरन जो हम लोग पंच फुटाना बोलते हैं उसको, वही वही से यूज होता है स्पाइसेस, क्योंकि हमारे यहाँ स्पाइसेस का ज्यादा यूज नहीं है। जो उड़िया गरम मसाला जिसको हम बोलते हैं, उसमें ज्यादातर आपको दालचीनी, इलायची, तेज पत्ता और लौंग, और उतना ही मिलेगा, ज्यादा वैरायटी नहीं है उसमें। हाँ, और काली मिर्च कभी कभी यूज होता है, डिफरेंट डिश के ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे ज्यादा ज्यादा मसाले हम लोग यूज नहीं करते हैं। और अगर हम, लेकिन अगर हम जैसे डिशेस की बात करें तो कुछ कुछ डिशेस हैं जो कि वो स्पाइस के नाम से जाने जाते हैं, लाइक बेसरा। बेसरा एक मस्टर्ड, सिग्नेचर मस्टर्ड डिश है। तो उसका जो स्पाइस है वो मस्टर्ड, मतलब मस्टर्ड पेस्ट है, उसका जो स्पाइसिंग है वो मस्टर्ड पेस्ट है। महुरो, महुरो सौंफ को बोलते हैं, सौंफ के डिश को, मतलब उसका जो बेस है वो सौंफ है, वो स्पाइस। और वैसे एक और मसाला है, उसको हम बोलते हैं जीरा लंका गुंडा। जीरा और सूखी मिर्च को थोड़ा सा फ्राई करके उसका पाउडर बनाते हैं। तो ये जो पाउडर है, जैसे कि किसी उपवास के दिन हुआ, तो हम लोग खाना थोड़ा प्लेन रहता है ना, प्याज लहसुन कुछ गिरता नहीं है, तो उसके ऊपर हम लोग डालते हैं तो वो अच्छा सा एक स्मेल आता है, फ्लेवर आता है। तो जो सिंपल डिशेस है उसमें डालने के लिए हम लोग जीरा लौंगा गुंडा जैसे यूज करते हैं। तो हमारा वो जीरा लौंगा गुड्डो एक रहता है जो हम लोग रोस्ट करके बनाते हैं, वो वही रहता है। और उसके अलावा जैसे किसी दिन जैसे उपवास का दिन हुआ या फिर मतलब थोड़ा कुछ पूजा हुआ, तो उस दिन स्पाइसेस ज्यादा नहीं रहेंगे, तो वही उसी में थोड़ा सा दालचीनी डाल दिया, थोड़ा सा अ, काली मिर्च डाल दिया, मसाला बना दिया, उसी को यूज कर दिया। उसको हम लोग मौरीचा पानी भी बोलते हैं। तो स्पाइसेस काफी सिंपल है। अच्छा मैम, ऐसे कौन से आप इतने सालों से, लगभग आपको एक डेकेड हो गया अपना फूड ब्लॉग चलाते हुए, बहुत सारी ऐसी रेसिपीज आपके नज़र में आई होंगी लोगों से बातचीत करते हुए या ऐसे आपके रिसर्च में भी, कि जो अब हम कहते हैं फॉरगॉटन, मतलब जो अब रेगुलर बेसिस पे नहीं देखने को मिलती, चाहे वो रेस्टोरेंट्स में हो या फिर लोगों के घरों में भी उतनी नहीं बनती। तो ऐसी कौन सी डिशेस होंगी या कौन सी रेसिपीज हैं? ऐसे बहुत सारी रेसिपीज हैं जो आजकल आपको देखने को नहीं मिलती है। कुछ रीजन है कि हम लोग के लाइफस्टाइल चेंज हो गए हैं, तो हम लोग उनको बनाने के लिए जो टाइम चाहिए जितना, उतना नहीं दे पाते हैं, एफर्ट नहीं दे पाते हैं। और कुछ है कि वो चीजें ही अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए वो तभी वो रेसिपी हम लोग बनाना कम कर दिए हैं। तो अब मेरे रीजन से अगर मैं जाऊं तो झीलिया बोल के एक डिश है। तो ये मीठा वाला, थोड़ा मीठा डिश है, बहुत मीठा नहीं बट मीठ स्वीट डिश ही है। वो बनता है तब जब शुगर केन हार्वेस्ट होता है उस सीजन में ये बनता है। और जब शुगर केन आता है घर में तो उसका जो रस निकालते हैं उसको कुक करना होता है, एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी तक कुक करना होता है। उसमें राइस के नूडल्स बना के डालते हैं और उसको और थोड़ा सा पकाते हैं दूध और थोड़े गरम मसाले डाल के, तो वो बनता है झिलिया।
तो अभी तो जैसे लोग ये सब बनाना, ये भी मेहनत का काम है, तो ये सब बनता नहीं है आजकल घर में। वो तब उसके उस टाइम पे लोग घर में जैगरी भी बनाते थे, खुद गुड़ खुद घर पे बनाते थे, तो ये सारी चीजें बनाना आसान हो जाता था। अभी ये सब तो पॉसिबल नहीं है। और एक है मुगरी लड्डू। मुगरी लड्डू लोबिया जैसा एक दाल मिलता है वेस्टर्न ओडिशा में, उसकी छोटी छोटी बूंदी बना के उसके लड्डू बनते हैं। सो ये भी डिश आजकल देखने को मिलता नहीं है। ये मैंने ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट किया है दोनों डिशेस को अपने ब्लॉग पे, बट ये आमतौर घरों पे आजकल देखने को ये मिलता नहीं है। और अब कोस्टल ओडिशा पे जाए तो डिश कॉल्ड झड़ा बेसर। झड़ा बेसर इज लाइक वो फिश को डीबोन करके मस्टर्ड पेस्ट में बनता है। ये डिश भी आजकल ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है। और ऐसे जैसे कि शुगर पाम फ्रूट हुआ, तो ताड़ो बोलते हैं, ताड़ो, वो वाला चीज उसको भी बनाना बहुत मुश्किल होता है। वो फ्रूट को, उसको उसका एक रस एक्सट्रैक्ट करना और फिर उसको पकाना एंड देन फाइनली कुछ पीठा वगैरह बनाना है। उसकी बहुत सारे टाइप के पीठा पहले बनते थे जो आजकल नहीं बनते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बनता था एक में, उसका जो पल्प है उसको राइस के साथ मिला के साल लीव्स के अंदर डाल के उसको स्टीम किया जाता था। उसको साड़ो पत्र एंडोरी भी बोलते थे। तो वो डिश आजकल ज्यादातर बनता नहीं। एक तो वो फ्रूट आजकल मिलता नहीं है, उसके पेट कट करती है। और साल के पेट भी आजकल फॉरेस्ट उतने मिलते नहीं है, तो बहुत जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं कि जैसे साल का ट्री कट मतलब डैमेज हो गया तो उसकी जगह दूसरा ट्री लगा देते हैं वो लोग। टीक लगा दिया या कुछ और भी जो भी कमर्शियली ज्यादा वायबल होता है वो ट्रीज लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वहाँ की वो जो पूरी जो खाने पीने का हुआ है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। जो ट्रीज, जो मशरूम्स आपको साल लीव्स के फॉरेस्ट में मिलते हैं ना, वो अब फिर आपको नहीं मिलेंगे। टीक फॉरेस्ट में आपको वो मशरूम्स नहीं मिलने वाले हैं। और जैसे कि जो बकरी वहां पे चढ़ती है तो उनका जो मटन होता है उसका एक पर्टिकुलर फ्लेवर आता है। जो लीफ वो लोग खाते हैं, ज्यादातर ज्यादातर मतलब जिस लीफ से वो खाते हैं उससे उसका मटन का एक पर्टिकुलर फ्लेवर आता है। सो आपको देखेंगे हर रीजन में हम मटन का फ्लेवर डिफरेंट रहता है। ये एक रीजन है। तो जब आप इसको कट कर देते हैं तो वो मटन का फ्लेवर भी चेंज हो जाता है। सो मतलब एक छोटा सा चीज है, आपने बस एक ट्री रिप्लेस किया है, लेकिन उससे आप ना चेन ऑफ इवेंट्स, इट सेट्स अप चेन ऑफ इवेंट्स, तो बहुत चेंज हो जाता है बहुत कुछ। सो ये मेरा मतलब जब मैं फूड रिसर्च करती हूँ तो ये सारी चीजें आ ही जाती है नजर में। तो क्योंकि हम लोग पर्टिकुलरली जैसे आंख बंद करके खाने को तो नहीं देखते, हम देखते हैं कि आसपास क्या चेंजेस हो रहा है, इकोलॉजी को क्या डैमेज हो रहा है, एनवायरमेंट में क्या चल रहा है। सो सारी चीजें भी आ जाती है नजर। तो मैम आप जैसे आपने बताया कि जो लीव्स हैं, साल लीव्स सब जल्दी देखने को मिलती नहीं है, तो ऐसे आपको लगता है कि उड़िया में, उड़िया कुजीन में या उड़िया फूड कल्चर में ये चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इकोसिस्टम, कि हमारा जो इकोसिस्टम जैसे जैसे बदल रहा है उससे हाँ काफी बदलाव आया है लोगों के खाने पीने में? हाँ हाँ, बिल्कुल चेंज हो गया है काफी। जैसे कि अब बोलते हैं झुंपड़ी साग पहले मिलता था, अगस्ती साग, ये सब पहले बहुत आराम से मिल जाता था, आजकल मिलता नहीं है। और अगर मिलता भी तो थोड़ा सा इतने इतने से कि वो लोग 40 रुपीज 50 रुपीज दे चार्ज करते हैं। और कुछ कुछ चीजें होती है ना एकदम सीजनल होती है, दे कम इन द मार्केट फॉर 10-15 दिन। तो उसके लिए क्या होता है कि लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। वो एकदम जैसे बोलते हैं ना, ऑप्शन टाइप का चलता है कि कौन ज्यादा दाम पे खरीद सके, ये सारी चीजें होती है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि इन सब चीजों से, जब हम फॉरेस्ट रिसोर्स की बात करते हैं, हम फॉरेस्ट रिसोर्स उतना ही लेना चाहिए जितना कि वो फॉरेस्ट मतलब वो मैनेज कर सके। उसको डैमेज नहीं करना है, फॉरेजिंग के नाम पे फॉरेस्ट को डैमेज नहीं करना है। तो ये चीज मैंने नोटिस किया है। ऐसे जाके कहीं भी जंगल में कितने अंदर आप जाके आप लेके आ रहे हो वो चीजें, आप फॉरेस्ट को डैमेज कर रहे हो नहीं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जानने के लिए। तो ये बिल्कुल भी बिल्कुल, आता है दिमाग में। आपने बिल्कुल सही बोला। मतलब मैं अभी लास्ट हमारा जो पॉडकास्ट हुआ उसमें एक फॉरगॉटन ग्रीन नाम से एक है हाँ हाँ, श्रुति, तो वो कह रही थी कॉन्शियस फॉरेजिंग, मतलब फॉरेजिंग yes, करो भी लेकिन वो कॉन्शियस होके करना चाहिए, कि माइंडलेस फॉरेजिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं होना तो चाहिए। मैं जी। आपका काम फॉलो करती हूँ और बहुत अच्छा काम कर रही है वो। हाँ जी। बहुत अच्छी तरह से एजुकेट कर रही है लोगों की कि फॉरेजिंग कैसे करना चाहिए, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। ये जी। जानना जरूरी है कि क्या एडिबल है क्या नहीं, बट उसको कैसे लाना है वो भी इम्पोर्टेंट है। कितना हम ह्यूमंस के लिए होना चाहिए, कितना एनिमल्स के लिए, कितना इंसेक्ट के लिए। नेचर ने वो बैलेंस पहले से बना के रखा है, तो वो डिस्टर्ब नहीं करना है। जी जी। चलिए मैम, ये तो हमारी रीजनल कुजीन्स की बात हुई। एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट उड़िया फूड का है जो काफी वाइडली जाना जाता है, वो है प्रसाद, महाप्रसाद।
तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या एग्जैक्टली है ये, और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो बनाते हैं महाप्रसाद? मैंने एक जगह एक्सपीरियंस किया था, इनफैक्ट दोनों जगह मैंने, पुरी में भी प्रसाद खाया था, और साथ में एक भुवनेश्वर में किसी टेम्पल में गया था। अनंत वासुदेव। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे वरांडा में बैठ के, और आप कॉर्नर में जाके कहीं पे खा सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। तो क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं महाप्रसाद के? महाप्रसाद एक जो टेम्पल क्यूजीन का बोलते हैं ना, सो पिनाकल ऑफ टेम्पल क्यूजीन, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ टेम्पल क्यूजीन। और जब हम ओडिशा क्यूजीन की बात करते हैं तो एक्चुअली आइडियली हमें टेम्पल क्यूजीन के साथ शुरू करना चाहिए, महाप्रसाद के साथ शुरू करना चाहिए। अच्छा। अब उसको महाप्रसाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये खुद विष्णु खाते हैं। अब आप जानते होंगे कि हिंदुओं में ये मान्यता है कि जो विष्णु है वो रामेश्वरम में स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं, फिर अपना भोजन पुरी में लेकर फाइनली द्वारका में जाकर अपना विश्राम करते हैं। तो क्योंकि वो पुरी में अपना भोजन करते हैं इसीलिए उसे महाप्रसाद माना जाता है। तो जो भी बोलते हैं ये खाना खुद माँ लक्ष्मी पकाती है। जो टेम्पल कुक्स हैं वो बोलते हैं कि हम लोग तो बस जुगाड़ कर देते हैं, सब कुछ काट पाट के रेडी कर देते हैं, खाना तो स्वयं माँ लक्ष्मी बनाती है। तो ये जो महाप्रसाद है ये बहुत ही बोलते हैं एंशिएंट तरीके से बनता है, मतलब लकड़ी के आग में बनता है, उसके अलग टाइप के चूल्हे होते हैं, और अर्दन मतलब मिट्टी के हांडियों में बनता है, और ये रोज नई हांडी यूज होती है। एक बार वो हांडी में बन गया तो उसको दोबारा यूज नहीं करना है, उसको फेंक देता है, मतलब इट इज डिस्कार्डेड। एक नया सेट ऑफ हांडी आता है और हर दिन बनता है। और हर दिन जब ये प्रसाद बनता है उससे पहले वहां पे एक होम होती है, पूजा होती है, वो पूरे स्थान को पवित्र किया जाता है। और जो सब्जियां वगैरह यूज होती हैं तो ये सारी जो बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड वेजिटेबल्स है ना, जो कि पहले से इंडिया में या फिर उड़ीसा में पहले से मतलब मिलती थी। ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से आया है, ना टमाटर है, ना मिर्ची है, ना आलू है, ना ना आपके भिंडी और वगैरह वैसे जो कॉलीफ्लावर कैरेट ऐसी कोई सब्जी आपको नहीं मिलेगी। तो सारे जो इंडिजिनस वेजिटेबल्स हैं वो सारे यूज होते हैं महाप्रसाद में। और महाप्रसाद के बारे में और एक मतलब क्यों उसको इतना सम्मान देता है, क्योंकि बोलते हैं ना महाप्रसाद जो होता है, जो हांडी से बनाते हैं जिसको अभड़ा बोलते हैं, वो मतलब उसमें कास्ट का कोई फीलिंग नहीं रहता है। ऐसे बोलते हैं ना हम लोग छोटे कास्ट के लोग टच कर ले तो हम उनके हाथ से खाना नहीं खा सकते हैं, ये जो रहती है मान्यता, ये सारी मान्यता नहीं होती है। उसको कोई भी कास्ट का इंसान खा सकता है, उसे एक हंडी से खा सकता है। और बड़ा मतलब उसको आपको सर्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली उस पॉट से खा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब बोलते हैं उड़िया क्यूजिन का, और स्पेशली पूरी का जो ये है महाप्रसाद, इसको बहुत बड़ा ये मानते हैं। इसको लाइफ में एक बार खाने से लोग बोलते हैं ना हमारे सारे पाप धुल जाते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो ये हमारे जहाँ जब कुछ भी फंक्शन वगैरह रहता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि महाप्रसाद ला के घर पे भी खाएं, क्योंकि इसकी इतनी मान्यता रहती है। हुँ, हुँ। अगर आप महाप्रसाद पूरी से नहीं ला सकते तो भुवनेश्वर में है तो अनंत वासुदेव से तो ही ले आते हैं हम हुँ, लोग, हुँ, हुँ, हुँ। कोशिश करते हैं। तो मतलब किसी भी बड़े काम में जैसे हमारे जगन्नाथ जी को हम बुलाते ही हैं, बुलाते हैं। तो हमारे इष्ट देवता बोलते हैं ना, उड़ीसा के इष्ट देवता हैं जगन्नाथ। तो हर काम में हम उनको इन्वॉल्व करते हैं, पहले उनको ही ये होता है। तो जैसे शादी के बाद हम लोग जाते हैं तो पहले जाके जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। तो कोई भी शुभ काम में जगन्नाथ जी का रहना ही होता है, और ये महाप्रसाद उनके क्यों उनका उनके यहाँ बनता है, हुँ, इसलिए हुँ। इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। महाप्रसाद आपको दिन में 2 बार बहुत मतलब अराउंड 1 o'clock मिलता है। वहां पे एक टेम्पल के अंदर ही एक छोटा सा मार्केट है आनंद बाजार करके। जब जैसे महाप्रसाद बनता है ना वो आता है बाहर, तो वो जो सेवायत होते हैं वो लाके वहां पे आनंद बाजार में सेल करते हैं। सो अराउंड 1 से 2 o'clock तक आपको वहां पे महाप्रसाद मिल जाएगा। जो दोपहर के टाइम में कभी कभी डिले हो जाता है, जैसे कि कुछ अपवित्र जैसे कुछ हो जाता है किचन में ना, तो वो लोग जो खाना बनता रहता है उसको फेंक के दोबारा बनाते हैं। तो ऐसी कुछ कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं कि आपके महाप्रसाद थोड़ा डिले हो जाता है, वरना अभी 1 से 2 बजे के टाइम में आपको मिल जाएगा। और एक रात को मिलता है, जो रात को आई थिंक अराउंड 9 बजे के आसपास, 8:30 से 9 उस टाइम पे एक बार महाप्रसाद मिलता है। तो आपको 2 टाइम गरम गरम महाप्रसाद आपको हुँ, आता हुँ। है, वहां से आप आनंद बाजार में जाके आनंद से उसका आनंद उठा हुँ, सकते हुँ। हैं। और ये सालों भर चलता है? कोई हाँ। ऐसा नहीं है कि किसी नहीं दिन? नहीं, ये जब रथ यात्रा के टाइम में तब नहीं रहता है। ठीक है।
रथ यात्रा, क्योंकि भगवान खुद जाके अपने मौसी के यहाँ बैठे रहते हैं, तो जब होता है ना लक्ष्मी जब खाना बनाती भी है तो उनका मन नहीं रहता है, तो वहां प्रसाद में वो टेस्ट नहीं आता है। तो इसीलिए रथ यात्रा के टाइम को छोड़ के आप कभी भी जाके ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हाँ। हम नेक्स्ट मैम हम लोग बातचीत करते हैं जो मेरे आप कहें बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, स्ट्रीट फूड। जो मैंने थोड़ा बहुत ही एक्सप्लोर किया है, मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए था वहाँ पे। लेकिन बहुत डाइवर्सिटी है, और साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि अब तो खैर बहुत ज्यादा एक अवेयरनेस आ गई है, लेकिन जिस समय मैं गया था एक बहुत ही अंडररेटेड अनएक्सप्लोर्ड कुजीन माना जाता था कि उड़ीसा फूड। जब मैं लोगों को बताया कि मैं अपनी फूड जर्नी की शुरुआत उड़ीसा से कर रहा हूँ, मैं उड़ीसा जा रहा हूँ, तो लोग कहते थे अरे दिल्ली से उड़ीसा क्यों जा रहा है, इतना पास में अमृतसर है, लखनऊ है, लोग वहां जाते हैं खाने के लिए, कि इतनी दूर उड़ीसा जाके क्या खाएगा, स्पेशल क्या मिलेगा। लेकिन वहां पे जो भी चीजें खाई, सब की सब मेरे लिए नई थी। और जो फ्लेवर प्रोफाइल, टेस्ट, डिशेस, जिस तरह से और भी जगहों का है, बिल्कुल ही अलग है वहाँ का खाना, वहाँ का स्ट्रीट फूड। और जितने शौक से लोग वहाँ बनाते हैं, चाहे एक डिश कटक की जो आलू दम दही बड़ा है, मतलब क्या डिश है वो। और कहीं पूरे मैंने कहीं और कहीं देखी नहीं है कहीं पे भी कि आलू सब्जी के साथ या आलू दम के साथ आलू दही बड़ा दिया जा रहा हो। और एक पर एक वहाँ पे लेजेंड्स हैं बनाने वाले, और सबके हाँ अपने पर्सनल पर्सनल फेवरेट है कि मेरा त्रिनाथ है तो मेरा रघु है तो मेरा ये है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। तो मतलब बहुत ज्यादा लोगों में एक स्ट्रीट फूड का क्रेज है उड़ीसा में, और इतनी सारी डाइवर्सिटी है। तो आप हमें एक छोटा सा अगर फूड टूर कराना चाहें उड़ीसा का स्ट्रीट फूड, कुछ 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 जगहों के, या फिर आपके जो फेवरेट जगह हैं जहाँ पे आप स्ट्रीट फूड के लिए जाते हैं, तो आ, आपने तो बता ही दिया, रघु का दही बड़ा आलूदम वो तो लेजेंड ही है। तो वहां पे हम जाते हैं कभी कभी, भुवनेश्वर से पूरी जाते हैं वहां खाने के लिए। जल्दी जाते हैं ताकि लाइन में ज्यादा ना लगना पड़े, फिर भी वहां पे बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, उनका स्टॉक बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। उसके अलावा अगर आप उसी लेन में कटक के आसपास देखेंगे तो बहुत टाइप के चॉप मिलते हैं। चॉप मतलब आपका कोई भी मशरूम हुआ या फिर चिकन मटन, कोई भी चीज को वो लोग मतलब मसाले के साथ कुक करके स्मॉल स्मॉल टिक्की बना के बैटर में डिप करके वो फ्राई करते हैं, तो वो चॉप बहुत डिमांड में रहता है। तो आपको भुवनेश्वर कटक एरिया में बहुत अच्छे चॉप मिल जाएंगे, मतलब कोई भी डिसेंट प्लेस में हम जाएंगे तो बहुत से चॉप मिल जाएंगे। उसके अलावा आप जैसे थोड़ा कटक से आगे जाते हैं तो कटक में और एक है बाड़िया प्याजी, आपने टेस्ट किया या नहीं मुझे नहीं पता। तो वो प्याजी जो होता है, प्याजी को डबल फ्राई करते हैं, मतलब एक बार फ्राई करके उसको फिर से उसको चपटा करके ना उसको चपटा करके फिर से उसको फ्राई करते हैं, तो इससे क्या होता है ना वो ज्यादा क्रंची हो जाता है। तो ये एक है बाड़िया प्याजी। देन थोड़ा कटक से बहुग्राम जब जाते हैं उस तरफ एक मिलता है बिरी चॉप करके। उसमें जो आउटर लेयर होता है वो आलू चॉप जैसा ही होता है मसाला, लेकिन आउटर लेयर आपका बनता है उड़द दाल पेस्ट से और थोड़ा सा राइस मिला हुआ रहता है, वो एक रहता है, तो वो एक एकदम यूनिक सा चीज है, वहां पे आपको मिल जाएगा। और अगर आप वेस्टर्न उड़ीसा की तरफ आएंगे तो बोलांगीर के साइड में आपको चाउल बड़ा मिलता है। चाउल बड़ा वड़ा बनता होता है लेकिन वो राइस से बना हुआ रहता है, उसना राइस से हुआ बना हुआ रहता है, उसना इज पार्बॉइल्ड राइस। तो बहुत क्रंची होता है, उसके साथ दो टाइप की चटनी मिलती है, एक तो होता है एकदम इमली का खट्टा वाला चटनी, और एक होता है उससे थोड़ा कम खट्टा रहता है, टमाटर से बनता है। तो वो भी एकदम लजीज है, मतलब माउथ वाटरिंग, आप एक बार खाना शुरू करेंगे तो आप रुक नहीं पाएंगे एकदम। वो एक चीज रहता है, बहुत सस्ता भी रहता है, मतलब अफोर्डेबल रहता है। आपको एक चीज आपने नोटिस किया होगी कि उड़ीसा के जितने भी स्ट्रीट फूड है सारे बहुत अफोर्डेबल है, हम्म सारे बहुत अफोर्डेबल है। और उसी तरह से थोड़ा उस तरफ वही वेस्टर्न उड़ीसा में आपको एक चौका पिठा मिल जाएगा, वो भी वैसे ही एक वड़ा टाइप का होता है, वो भी एक रहता है चौका पिठा। फिर और क्या रहता है उसमें, जैसे हमारे यहाँ राउरकेला जाएंगे तो आपको गुपचुप मिलेगा। हम्म अब गुपचुप तो हर जगह मिलता है, लेकिन राउरकेला में गुपचुप का टेस्ट कुछ अलग ही रहता है, काफी बड़े बड़े साइज के गुपचुप होते हैं, तो साल पत्तों का दोना होता है उसमें वो लोग देता है। और इसमें मीठा पानी कुछ भी नहीं रहता है, तीखा रहता है, बिल्कुल तीखा रहता है। बट उसका उसका एक यूनिक टेस्ट है अपना। और फिर हर जगह तो अपने जैसे उड़ीसा में आप देखते हैं चाइनीज फ्यूजन ये सारा तो मिलता ही रहता है। और एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन जो मैंने खाया था भुवनेश्वर में, मालपुआ देते हैं आलू दम के साथ, आपने कभी ट्राई किया?
मीठा और स्पाइसी का एकदम जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, मतलब माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन। जब मैंने पहली बार खाया था लाइक माइंड ब्लोइंग, ओहो। मालपुआ देते हैं आलू दम के साथ। तो ऐसे कॉम्बिनेशन अभी रिसेंटली मैंने ट्राई किया था। अभी कोरोना की वजह से इतना ज्यादा मैं बाहर निकलती नहीं हूँ, बट मैंने ट्राई किया था दही रसगुल्ला। जैसे हम दही भल्ला बनाते हैं ना, वैसे हाँ हाँ। रसगुल्ले को थोड़ा निचोड़ के उसका रस उसको दही में डाल के उसके ऊपर जैसे वही ग्रेटेड थोड़ा सा ग्रेटेड कैरेट्स कोकोनट वगैरह डाल के थोड़ा सा मसाला डाल के देता है, वो भी एकदम मजेदार चीज है। वाह, आपने तो बहुत सारी चीजें बताई जो लगता है मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। इनफैक्ट मैं वेस्टर्न उड़ीसा तो गया ही नहीं, और मेरा बड़ा मन है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं उड़ीसा आऊँ तो वेस्टर्न उड़ीसा एक्सप्लोर करूँ, वहाँ का स्ट्रीट फूड, वहाँ का लोकल फूड। लेकिन जो बिल्कुल। आपने डिशेस बताई ये मैंने एक बार मैं गया था मथुरा। मथुरा में एक होली गेट पे बहुत फेमस बिडई की दुकान है, बिडई बनाते हैं वो, और साथ में जलेबी बनाते हैं। तो जो जलेबी बनाते हैं वहां पर उन्होंने कहा कि जलेबी को आप आलू की सब्जी के साथ खाओ। तो मैंने कहा अच्छा। ये एक बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन था कि जलेबी दही के साथ खाते हैं लोग, जलेबी रबड़ी के साथ सुना है, जलेबी दूध के साथ सुना है, लेकिन आलू सब्जी के साथ कैसे खाएं, वो रस्से वाली सब्जी के साथ। उन्होंने कहा, नहीं, उससे मिठास थोड़ी कट जाएगी और आपको बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और सही में वाकई में थोड़ा अलग था, मतलब अच्छा तो नहीं करेंगे बहुत अच्छा, लेकिन हाँ एक अलग एक्सपीरियंस था। लेकिन आपने जैसे बताया कि हम्म। मालपुए को आलू दम के साथ खाना, और एक अलग से एक लगाव है, और ये मतलब लगता है मुझे उड़ीसा के लोगों को आलू दम के साथ है। हाँ, और जो आलू दम, घुगनी, ये सब चीजें हम लोग का जैसे नॉर्मल आप देखेंगे जो भुवनेश्वर में खाना खाते हैं ना, जो स्नैक्स खाते हैं, जो इंडियन स्नैक्स खाते हैं ना, तो वो बड़ा घुगनी और ये सब खाते हैं, तो उसको खाने के बाद लास्ट में एक दो रसगुल्ला जरूर खाते हैं। हम्म, वो एंड हमेशा मीठे से होता है हम्म, स्नैक्स का। चाहे लंच में ऐसा नहीं रहता, मील में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मील को एंड करें मीठे के साथ, लेकिन जब बाहर को आप जाके खाना खाते हैं तो हमेशा वो एंडिंग एक स्वीट खुद से होता है। छेना झिल्ली रहता है कभी कभी, कोई हम्म, कोई छेना पोड़ भी डालता है एंड में, कोई हम्म। रसगुल्ला डालता है। तो वो चीज एक है कि मीठा तो चाहिए ही चाहिए। ये कोस्टल में अब आपको ज्यादा मिलेगा। जी जी, हम लोग मीठे पे भी आएंगे। एक और डिश जैसे आपने बताया तो मेरे को याद आ रहा है, बरहमपुर में हमने खाया था उपमा। उपमा हलवा, पता नहीं, पूरी उपमा, पूरी के ऊपर में उपमा, उसके बाद हलवा। तो तब मुझे कॉन्ट्रास्टिंग जो फ्लेवर्स हैं ये काफी पसंद है। आपकी बातों से भी अब मैं जब सोच पा रहा हूँ, जैसे पूरी के साथ उपमा, उसके ऊपर हलवा डाल दिया तो नमकीन मीठा साथ में मिक्स करके खा रहे हैं, या हाँ हाँ, फिर उसके ऊपर रसगुल्ले में। हाँ जी। सांबर, ये सारी चीजें एक साथ एक बड़े से पत्ते पे वो लोग डाल देते हैं। ये चीज इतना फिलिंग हो जाता है कि आप ब्रेकफास्ट को मतलब इसको तो लंच ही बन जाता है वो, जी। आप उसके बाद कुछ खा नहीं सकते। नहीं, और आपने बहुत सही कहा कि खाना बहुत ही अफोर्डेबल है। मतलब हम्म। मुझे याद है बरहमपुर का फॉर एग्जांपल दूंगा, पूरे दिन इतने अच्छे से खाने के बाद भी लगता है, मैंने अपने ब्लॉग में लिखा था कि 50 रुपए स्पेंड किए पूरे दिन में, जिसमें मैंने एक प्रॉन्स का स्क्यूअर भी खाया, हाँ उसके हाँ। बाद पूरी उपमा भी खाया था, और खाना भी खाया। पूरे दिन में सिर्फ 50 रुपए खर्च हुए थे। और तो मैंने कहा था कि इससे सस्ती जगह खाना खाने की अच्छा, और हम्म। मुझे कहीं नहीं मिली पूरे हिंदुस्तान में जो इतना अफोर्डेबल फूड है वहाँ पे। और ये इसीलिए स्ट्रीट फूड इतना वाइब्रेंट है, मुझे लगता है आपके उड़ीसा में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और अफोर्डेबल जी, और भी कई डिशेस याद आ रही हैं, ऐसे एक हमने चकुली, चकुली, है। हाँ, चौकुली। चकुली, चकुली घुगनी, ये खाया था। उसके बाद और भी कई चीजें थी। अच्छा, आप बता रहे थे नॉन वेजिटेरियन डिशेस के बारे में कि उसको किसके साथ खाते हैं, मटन नहीं को। नहीं, मैं इसके बारे में बता रही थी, मयूरभंज के बारे में बता रही थी। हाँ जी। मयूरभंज में स्ट्रीट फूड में आपको ये मिल जाएगा, मूढ़ी मटन। मूढ़ी के साथ खाते हैं मटन को, और उसके साथ एक रायता रहता है और प्याज वगैरह सब डाल के बनता है। वो भी बहुत ही फेमस कॉम्बिनेशन है वहां पे, उसका भी अलग सा ही टेस्ट है। वो एक रेस्टोरेंट है, मैंने शुरू तो हुआ था एक रेस्टोरेंट से, घर का डिश था, उसको वो लोग रेस्टोरेंट में लेके आए, अब रेस्टोरेंट से वो स्ट्रीट फूड बन गया है। तो क्योंकि लोगों को बहुत पसंद है वो वाला कॉम्बिनेशन, और उड़ीसा में आपने देखा होगा कि मटन का एक अलग ही लेवल का क्रेज है। तो उसी के चलते ये जो मुढ़ी मटन है ये एक बहुत पॉपुलर डिश बन गया है, अभी स्ट्रीट फूड में आ गया है ये। ये बाड़ी पड़ा, बाड़ी पड़ा क्या बोलते हैं, बाड़ी पड़ा। बारी पता, बारी हाँ, पता, हाँ। बाड़ी पड़ा वहां पे भी काफी फेमस है मूढ़ी मटन। वहीं से शुरू हुआ है अच्छा, वही वही। हाँ अच्छा हाँ। अच्छा, वहीं से शुरुआत हुई। वहां पे वो एक्चुअली मेरी मदर जो है वो बारीपदा से है, तो मूढ़ी मटन घर पे बनता था, मूढ़ी मटन शादियों में मिलता था पहले। हम्म। तो उसको रेस्टोरेंट पे लेकर आए, अब शायद 70s में, 1970s में वो रेस्टोरेंट फूड बन गया, तो हम रेस्टोरेंट से अभी वो स्ट्रीट फूड भी बन गया है।
क्या बात है। तो मैम एक मतलब अब इससे पहले कि नेक्स्ट हम लोग स्वीट्स के आगे बढ़े, नॉन वेजिटेरियन डिशेस में कौन सी ऐसी डिशेस हैं जो उड़ीसा की बहुत घरों में बनाई जाती है या फिर बाहर मिलती है? जैसे एक बाड़ी पड़ा मटन आपने बताया, मूड़ी मटन, ऐसे और भी कोई हाँ, कॉम्बिनेशंस हैं? मटन जैसे आप इधर आएंगे कोस्टल एरिया में आपको मट्टी हांडी मटन बहुत मिलेगा। मतलब मटन को एक मिट्टी के हांडी में पकाते हैं उसको, तो वो मट्टी हांडी मटन एक है, बहुत पॉपुलर है। और जैसे घरों में हुआ तो घरों में जो फिश है उसको हम लोग मस्टर्ड पेस्ट के साथ माछा बेसर जैसा बनाते हैं। Then, एक देश बोलता है माछा हल्दी पानी है, वो ज्यादा स्पाइसी नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा दही और एकदम बहुत कम मसाले। जैसे किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनको मछली खाने का मन क्या हो तो क्या खाएंगे वो लोग माछा हल्दी पानी खाएंगे, उनके लिए वो डिश है। और जैसे शादियों में जैसे फिश को डीप फ्राई करके एकदम मसाले वाले जो टमाटर प्याज अदरक वाली मतलब मसाले के साथ बनाते हैं, तो बहागर या मच्छी तरकारी टाइप का वो बनता है। और सी फूड तो प्रॉन्स क्रैब वगैरह बहुत ज्यादा डिमांड में है, लोग खाते हैं उसको, डिफरेंट टाइप से बना के खाते हैं। कोई कस्सा बनाते हैं, कस्सा मतलब जैसे ड्राई हो गया मसाले को, मतलब भून भून के बनता है, वो ज्यादा भून भून के ड्राई टाइप का रहता है। झोड़ो हो गया, झोड़ो मतलब ग्रेवी रहेगा, झोड़ो जैसे ग्रेवी रहेगा। बेसरा मतलब मस्टर्ड के साथ बनता है। तो मतलब बहुत लोगों का ये नॉनवेज का तो क्रेज है ही है उड़ीसा में। जिस थोड़ा लोग रेस्ट्रिक्शन मंडे और थर्सडे को रखते हैं, उस दिन हम लोग नॉनवेज ज्यादा नहीं खाते हैं, बहुत कम लोग खाते हैं। अदरवाइज हर दिन आपका कुछ ना कुछ तो रहेगा, फिश रहेगा, नहीं तो चिकन रहेगा, मटन रहेगा, कुछ तो रहेगा। और ये ऐसा मंडे थर्सडे को नहीं खाने का क्या पीछे रीजन रहता है? शिव जी को लेके कि शिव जी की हाँ, मंडे आराधना को का? शिव जी को मानते हैं तो मंडे को नहीं खाते हैं। थर्सडे को लक्ष्मी का वार रहता है तो इसलिए नहीं खाते हैं। बाकी ट्यूसडे खाते हैं? ट्यूसडे भी कुछ लोग नहीं खाते हैं, जो लोग माँ मंगला को ये करते हैं वो लोग हम्म, नहीं खाते हैं। कुछ लोग शनिवार को भी नहीं खाते हैं, जो लोग शनिदेव हम्म, को मानते हैं। ऐसे तो हर जगह किसी ना किसी का कुछ देवी देवता का आ ही जाता है। हम्म, तो मतलब ये कि इसीलिए तो कॉमन जो बोलते हैं ना, जो जो हम लोग जिसको बोलते हैं कि अच्छा दिन नॉनवेज बनाने का, वो है संडे, वेंसडे और फ्राइडे। ये 3 दिन होते हैं हफ्ते के, ये इसको हम लोग अच्छा दिन मानते हैं कि नॉर्मली ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। अगर कोई संक्रांति या कुछ आ गया तो वो बात अलग है, नहीं तो ये 3 दिन हम लोग आराम से नॉनवेज बना के खा सकते हैं। न्यूट्रल डेज हैं ये तीनों, हाँ, हैं? बिल्कुल। सही। नहीं, जैसे इधर दिल्ली साइड में ट्यूसडे को बहुत मानते हैं, मतलब बहुत सारी जगहें हैं नॉन वेजिटेरियन की, वो बंद हो जाती है, नहीं खुलती। हम्म, और या फिर अगर खुल रही भी होगी तो वो नॉनवेज नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे, वो वेजिटेरियन पनीर चाप ये सब चीजें बना रहे होंगे। हाँ, अदरवाइज नहीं मिलता उनके कि वो कह देते हैं ट्यूसडे क्लोज्ड। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि हर स्टेट के अलग अलग जो अलग भगवान को मानते हैं उसके हिसाब से होता है। अच्छा मैम, अब नेक्स्ट हम लोग अपने स्वीट्स, स्वीट्स। आपने कुछ स्वीट्स का नाम लिया जैसे छेना पोड़ा, रसगुल्ला, और अब छेना, एक और छेना झिल्ली बोल छेना रहे थे। जी, हाँ हाँ। छेना जी। तो ऐसे कुछ कौन से फेमस स्वीट्स हैं उड़ीसा के? उड़ीसा के आपको तो छेना पोड़ो जानते हैं, आई थिंक सबसे ज्यादा फेमस होगा उड़ीसा का स्वीट्स में हाँ सारे मैं ज्यादा। जानता हूँ, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं वो जानना चाहें उसके बारे हाँ, में। छेना पोड़ो जैसे रसगुल्ला तो हमारा बंगाल के साथ हमेशा उसका वॉर चलता ही रहता है। रसगुल्ला है, छेना रसगुल्ला भी 2 टाइप के रसगुल्ले यहाँ मिलने के, एक जो पहाड़ों में मिलता है उसका टेस्ट, और जो सालेपुर में मिलता है उसका टेस्ट अलग है। और अगर आप रसगुल्ले की बात करते हैं तो अनदर प्लेस बालेश्वर में, उनका भी रसगुल्ला थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो सारे के सारे रसगुल्ले ही हैं, सारा छेना से ही बनता है, लेकिन उनको प्रिपरेशन थोड़ा अलग अलग रहता है, तो इसीलिए सबका टेस्ट अलग आता है। तो रसगुल्ला हो गया, छेना पोड़ो हो गया। छेना पोड़ो मतलब लाइक वन ऑफ द बेस्ट, बिल्कुल यूनिक है, और किसी जगह आपको नहीं मिलेगा। आपको रसगुल्ला मिल जाएगा लेकिन छेना पोड़ा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और एक है रसा बड़ी। रसा बड़ी में छेना का छोटा छोटा टिक्की बना के उसको फ्राई करके रबड़ी में डाल देते हैं, तो वो एक है बहुत ही फेमस डिश है, रसा बड़ी। छेना झिल्ली, छेना झिल्ली वो छेना को मतलब थोड़ा सा ट्विस्टेड जो शेप रहता है चाशनी में डालते हैं, डीप फ्राई करके चाशनी में डालते हैं। तो उसका टेस्ट कैसे थोड़ा बहुत गुलाब जामुन टाइप का है, बट नहीं है क्योंकि वो छेना से बनता है। तो गुलाब जामुन में जो मावा वगैरह यूज होता है, ये छेना से बनता है, तो आपको थोड़ा सा उसी टाइप का टेस्ट आएगा लेकिन डिफरेंट रहेगा। उसके अलावा भी छेना, मुड़की, गौजा,
खजा आपने देखा ही होगा हम्म, जगन्नाथ के यहाँ पे। मतलब हर दुकान पे आपको एकदम हम्म, स्टैक लगा हुआ रहता है, एकदम ब्यूटीफुली डेकोरेटेड स्टैक खजा मिलता है आपके। और इस तरह के बहुत सारे मतलब स्वीट्स हैं। पीठा भी है, पीठा भी आपका ज्यादातर स्वीट ही रहता है। कुछ कुछ पीठा होता है जो आपके नमकीन होते हैं, बट ज्यादातर पीठा जैसे आरिसा हो गया, काकरा हो गया, मोंडा हो गया, एंडूरी, ये सारे आपको स्वीट पीठा सब रहते हैं, ये सारे स्वीट रहते हैं। और एकदम यूनिक स्वीट्स की बात करूँ तो जैसे भद्रक में एक लड्डू मिलता है, पाड़ो लड्डू। पाड़ो अरारोट होता है, हम्म, अरारोट पाउडर जो होता है वही है, उससे एक लड्डू बनता है। तो वो एकदम वो सिर्फ वहीं पे बनता है, तो वो भी एक फेमस स्वीट है। और जैसे संबलपुर साइड में एक बोलते हैं सरसतिया। सरसतिया मतलब जैसे आप मिठाई में बात करते हैं ना, जैसे घेवर होता है, आप देखना है कि एकदम सुंदर सा दिखता है, सरसतिया भी ऐसा ही चीज है। बिल्कुल जालीदार क्रिस्प सा, मीठा तो ज्यादा मीठा भी नहीं रहता है। तो वो एक डिश है जो आपको सिर्फ वेस्टर्न उड़ीसा में और स्पेसिफिकली संबलपुर में ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें एक ट्री होता है गंजीर करके, जो जंगल में मिलता है, तो उसके स्टेम्स का रस निकाल के चावल के साथ उसको बनाते हैं। तो वो जो चीज है वो गंजीर वाला, वो बहुत लोकली अवेलेबल है। संबलपुर और आसपास के थोड़े एरियाज में वेस्टर्न उड़ीसा के वो अवेलेबल है, इसलिए वो स्वीट आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। हम्म। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक स्वीट्स हैं जो आपको सिर्फ यहीं पे ही मिलेंगे। मैम बहुत डाइवर्सिटी है, मतलब आपसे बात करके लग रहा है कि मैं तो बहुत सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग जो कहते हैं कि थोड़ी सी चीजें मैंने चखी है। अभी तो हाँ, बहुत कुछ रहता है उड़ीसा खाने एक्सप्लोर करने में। अगर मैं बोलूँ आपको, अगर उड़ीसा बिल्कुल एक्सप्लोर करना है तो आपको हर सीजन में आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ सीजनल रहता है। हर हम्म, सीजन में आपको कुछ कुछ डिफरेंट मिल जाएगा और हर सिटी में आपको कुछ नया मिल जाएगा। हम्म। बाकी आप ऐसे कहें कि बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर कौन सा मंथ रहेगा, जिस समय फूड को लेके बहुत सारी चीजें, मतलब एक तरह से आप कहें फेस्टिविटी का माहौल रहता है और हर जगह अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती हैं, वो कौन सा मंथ्स रहते हैं? ये अभी आपका जो अक्टूबर से नवंबर का टाइम हुआ, वो हम्म, एक्चुअली बेस्ट रहेगा ट्रैवल करने के लिए उड़ीसा में, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्लाइमेट भी अच्छा हो जाता है। हम्म, और क्योंकि फेस्टिवल्स रहते हैं तो सारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स भी पूरे बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। और हर तरह की मतलब वेजिटेबल्स वगैरह सब मिलता है, बहुत इस टाइम पे एक्चुअली ज्यादा मिलता है। और समर्स तो बहुत टफ होते हैं उड़ीसा में, बहुत हम्म, गर्मी होती है। तो उस टाइम पे आपको पखाड़ा और फिर कुछ लिमिटेड डिशेस मिलते हैं। और आप बाहर जाके स्ट्रीट फूड एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि बाहर इतनी गर्मी रहती है। तो हाँ, विंटर टाइम आई थिंक बेस्ट टाइम टू विजिट ओडिशा। ये तो आप सही कह रहे हैं। मैं अप्रैल के महीने में गया था और भयंकर गर्मी थी अप्रैल के महीने में, और इतना टफ था बाहर में जाके एक्सप्लोर करना। तो हम लोग दोपहर के टाइम पे इंडोर्स रहते थे और अर्ली मॉर्निंग निकले, थोड़ा कुछ किया, फिर शाम में निकले, फिर एक्सप्लोर किया। तो आप भुवनेश्वर में जब थे तो आपने लिंगराज लस्सी ट्राई किया था? जी जी किया था। अरे वो हाँ, तो मतलब मैंने अपने ब्लॉग में मेंशन किया है, उसके बारे में लिखा था मैंने। मेरे हाँ, साथ बड़ा अच्छा हुआ जब मैंने आके ब्लॉग्स लिखा तो वो ब्लॉग इंडिया टुडे ने पब्लिश किया अपने मैगजीन में। तो उन्होंने बोला कि मतलब उड़ीसा कोई फूड के लिए एक्सप्लोर करने के लिए कोई जाता नहीं, ज्यादातर लोग रिलीजियस पर्पस से जाते हैं कि पुरी जाते हैं दर्शन करने, या फिर एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स के लिए लोग जाते हैं वहां पे, लेकिन फूड के लिए ऐसा कोई जाता नहीं है। तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने फिर वो आर्टिकल्स पब्लिश किए अपने मैगजीन में। तो मैंने लिखा था कि लिंगराज लस्सी जो है वो मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि उससे बड़े स्केल पे लस्सी मैंने पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखी है। हाँ, जो जिस तरह से वो बनाते हैं और ग्लासेस और उस पे रबड़ी डल रही है और पता नहीं, जिस मतलब बहुत ही अलग एक एक्सपीरियंस था हाँ, वहां पे। तो बहुत लग रहा है। डिफरेंट है उसका जी जी टेस्ट। बहुत 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 अलग है। और इनफैक्ट लस्सी भी अलग अलग तरह की, मैंने एक जगह लस्सी पी थी जो कोकोनट लस्सी थी, तो हम्म, उन्होंने कोकोनट मिला के दही में लस्सी बनाई थी फ्रेश। फ्लेवर्स रहता है उनका, हाँ। जी जी जी। तो और एक और आपसे बात करते करते याद आ रहा है, कटक में भी एक जगह हमने पिया था जिसमें उन्होंने, अब उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वो भी रबड़ी और दही और कोकोनट और पता नहीं क्या क्या चीजें डाल के बनाई थी उन्होंने। तो वो भी अच्छा, बहुत बहुत ही अच्छा एक ड्रिंक पिया था वहां पे। लस्सी होगा कि उड़ीसा में हम लोग लस्सी में वो कोकोनट और रबड़ी डालते ही हैं। अब अच्छा। कहीं भी आप जाके खाएंगे, मतलब लस्सी पियेंगे समर टाइम में, एक तो हमारा ट्रेडिशनल ड्रिंक ड्रिंक है पोड़ा, वो भी मिलता है समर में। लेकिन लस्सी भी बहुत पॉपुलर है उड़ीसा में। वो जो बेल का शरबत होता है ना, जी बेल जी का जी शरबत, जी जी जी। वो आपको मिल जाएगा स्टैंड्स में। पहले नहीं मिलता था, अभी धीरे धीरे से लोगों का अवेयरनेस बढ़ रहा है ना रीजनल फूड की तरफ। तो वो बेल बना भी आपको स्टैंड्स में मिलना शुरू हो गया है। वाह, तो तो सही। एक आपका एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, वो भी राइस का बनता है, राइस का बनता है, हांडिया। हांडिया, हाँ हांडिया। हांडिया
और And yeah, एक और ड्रिंक था, रस्सी रस्सी, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन कोई एक और ड्रिंक भी था, वो भी मैं किसी एक ट्रैवल एरिया में कहीं गया था, तो वहां पे एक पेड़ के नीचे दो तीन औरतें मटके में स्टील के ग्लास में दे रही थी, और साथ में लाल रंग की, शायद मेरे ख्याल से रेड एंड की चटनी थी या किसकी चटनी थी, तो हाँ, रेड हैंड के तो काफी अच्छा रहा था। मतलब मैं हम्म, आपसे बात करके, मेरा ऑनेस्टली बताऊं, अभी मन कर रहा है कि मैं अभी प्लान कर लूं, इसलिए आपसे पूछा था कौन सा मंथ अच्छा होता है, क्योंकि लग रहा है मुझे कि मतलब अभी बहुत बिल्कुल कुछ। बिल्कुल, अभी टाइम सही है, आप आ सकते हैं बिल्कुल। जी जी, नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग जरूर आएंगे, तो आपसे मतलब आपके साथ हम लोग प्लान करेंगे एक्सप्लोर करने का। आप ओडिशा का घर का खाना भी खाइए, स्ट्रीट फूड के साथ आप घर का क्यूजीन भी एक्सप्लोर कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, हम लोग अपने लास्ट सेगमेंट पे आ गए। आपकी फेवरेट ओडिया डिश कौन सी है, और एक क्विक टिप जो वो डिश लोग घर पे बनाना चाहें। वैसे तो मैं यहाँ पे फेवरेट्स नहीं खेलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे अभी। सारे डिश बहुत पसंद है। और अगर मुझे कोई डिश का मतलब कहीं टेस्ट के लिए पसंद है, तो कोई सिर्फ नाम से ही मुझे बहुत प्यारा लगता है, जिससे रसावलिया बोलते हैं, तो कितना प्यारा नाम है सुनने के लिए। मटन करी को हम गाँव में बोलते हैं सागोआती। तो मटन बोलेंगे तो वो थोड़ा मतलब रूड लगता है ना, ऑफेंसिव लगता है कुछ लोगों को कि हाँ मांसा तरकारी जैसे हम बोलते हैं, तो मीट को हम रेफर कर रहे हैं। तो एकदम बहुत प्यारा सा नाम है सागोवती। तो कुछ नाम हमें, हमारे नाम ही ऐसे हैं। अब अगर आप जगन्नाथपुरी के अगर प्रसादों की बात कर लें, बेसरो, महुरो, साकरा, जब नाम ही सुनेंगे तो आप नाम सुन के ही ऐसा मन करता है कि चलो खा लेते हैं, इतना प्यारा लगता है नाम। सो कभी कहीं कहीं मैं नाम की वजह से बायस्ड हो जाती हूँ, कभी कभी मैं टेस्ट की वजह से बायस्ड हो जाती हूँ। लेकिन अगर मैं एक डिश को पिक करना चाहूंगी तो अम, अम, छेना पोड़ो ही होगा। छेना पोड़ो होगा, यस। और कहाँ पे बेस्ट कहाँ मिलेगा वो। छेना पोड़ो आपको पहाड़ों लाइन में कई जगह पे मिल जाते हैं, मतलब पहाड़ों में भी एक जगह मिलता है, और पहाड़ों में कई जगह छेना पोड़ो मिलता है, लेकिन there's a place, ढेंकानाल जाते वक्त एक छोटा सा दुकान पड़ता है, तो वहां पे मैं कभी कभी गई हूँ उस लाइन में। तो एक बहुत छोटा सा दुकान है, उसमें नाम भी नहीं है, बहुत छोटा सा है। वहां पे वो लोग बहुत अच्छा छेना पोड़ा बनाते हैं। छोटा छोटा बनाते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे पॉट्स में बनाते हैं, साल लीव से कवर करके बहुत ट्रेडिशनली बनाते हैं। छेना पोड़ा जो होता है वो एकदम साल लीव्स के अंदर मतलब बंद करके उस छेना को कुक किया जाता है, तभी उसका वो टेस्ट आता है। एकदम लो फ्लेम में वो कुक होता है, वो रेड हो जाता है उसका आउटर कवरिंग। तो वैसे ही बनाते हैं और बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ, तो वो फेमस नहीं है, लेकिन वो ठीक है। बिल्कुल फेमस नहीं है, वो मैंने डिस्कवर किया अपने जर्नीज में। वही मतलब मैम, यही जगह होती है जो नॉन डिस्क्रिप्ट, जिसके बारे में मतलब ज्यादा पॉपुलर ना हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है वही सबसे अच्छी मिल जाती है खाने को। बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं। और आपसे बात करते याद आया कि जो लोग दिल्ली से हैं, दिल्ली में मैंने एक ही जगह देखा है छेना पोड़ा, और भी जगहों मिलता होगा। एक सीआर पार्क में स्वीट शॉप है, कमला स्वीट्स नाम से, उनके हम्म, काउंटर पे मैंने देखा है छेना पोड़ा। और तो मुझे लगता नहीं दिल्ली में कहीं पे मिलता होगा, मुझे आइडिया नहीं है। बट ये हम्म, नेक्स्ट टाइम जरूर, अब कभी आएंगे तो आपके साथ जरूर चलेंगे वहां पे और छेना पोड़ा खा के आएंगे। तो मैम, अब बस लास्ट क्वेश्चन है। आप अपने इस जर्नी को, उड़ीसा ऑन अ प्लेट, जो आप रिसर्च कर रहे हैं, इसको कहाँ देखते हैं इन नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन। मेरा पहले से ही ऑब्जेक्टिव रहा है कि मैं एक बुक पब्लिश करूं ओडिया क्यूजीन पे, और बिल्कुल ही वेल रिसर्च्ड एलाबोरेट बुक बनाना चाहती हूँ मैं। हर क्यूजीन, हर रीजन को और हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन देकर मैं एक बुक बनाना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं रिसर्च कर रही हूँ, डॉक्यूमेंटेशन कर रही हूँ। सो मैं नेक्स्ट 5 years में एक बुक देखना चाहती हूँ। मेरा मेरा नाम होना चाहिए उस बुक के नाम पर। तो बिल्कुल मेरा बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमारी बेस्ट विशेस है। और बहुत अच्छा रहेगा हम जैसे फूड एक्सप्लोरर्स के लिए कि आपकी बुक पब्लिश हो, और हमें और भी इंफॉर्मेशन और रेसिपीज और डिशेस के बारे में पता चले। उसमें जरूर आप ये अपने किताब में जरूर लिखिए कि जो भी डिशेस आप बता रहे हैं वो कहाँ कहाँ जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब उसमें सिटी वाइज, या फिर जैसे आपने कुछ डिशेस का बताया कि वो कहाँ हाँ, पे अच्छी, ताकि लोग जाके वो एक्सपीरियंस भी कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल।
थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने इतने अच्छे से हमें उड़ीसा ऑन अ प्लेट सर्व किया, और बहुत ही जल्द कभी उड़ीसा आना हुआ तो आपके साथ एक फूड एक्सप्लोरेशन ट्रिप जरूर प्लान करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you so much.